आपका शेड्यूल आ गया है फर्स्ट टेस्ट का? नहीं है अभी। जब आएगा तो कितने दिन मिलेंगे आपको पहले टेस्ट के लिए? 15 दिन। अच्छा, आज के लिए मैंने ये सोचा है कि जो थोड़े बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे रह जाते हैं वो हम कवर कर लें, और ये दो मतलब वील डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स आज के जो हमारा 1 घंटा है, और आखिरी जो घंटा है उसमें थोड़ा मैं आपसे शेयर करूँगा कि जो तैयारी है वो किस तरह से करनी चाहिए, आप फर्स्ट टेस्ट को किस तरह से लेंगे, सेकंड टेस्ट जो आपका रिटन है उसको किस तरह से लेंगे, इंटरव्यू को किस तरह से लेंगे, ये थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें भी एक पैटर्न जो है वो भी डिस्कस करना लाजमी है। आज हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। व्हाट इज़ ओरल एविडेंस? मैं आर्टिकल 70 पे हूँ, प्रूफ ऑफ फैक्ट्स बाय ओरल एविडेंस। एनी आइडिया? डायरेक्ट स्टेटमेंट, अगर कहा है कि सुना है तो खुद से सुना हो, अगर कहा है देखा है तो खुद से देखा हो। जी नहीं, वो तो डायरेक्ट हो गया ना। आप फ़िलहाल ओरल एविडेंस पे रहे हैं सिर्फ। जो विटनेस आके स्टेटमेंट देता है ओरल एविडेंस, ठीक है। अब ओरल एविडेंस के थ्रू प्रूफ कैसे करेंगे, आप प्रूव कैसे करेंगे फैक्ट्स को, ये बताता है 70। ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स मे बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस के ज़रिए आप तमाम फैक्ट्स प्रूव कर सकते हैं एक्सेप्ट कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। उसके लिए डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक ही कंडीशन है ओरल एविडेंस के बारे में, वो क्या है? ओरल एविडेंस एडमिसेबल है, उसके लिए एक ही कंडीशन है, डायरेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। वही 71 कह रहा है, ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, ठीक है। जो बंदा एविडेंस दे रहा है वो कहे कि मैंने सुना है तो वो, और अगर डायरेक्ट नहीं है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? हेयर से एविडेंस। हेयर से एविडेंस के 2-3 उसके मतलब निकलते हैं। वन ऑफ देम इज़ कि वो अगर डायरेक्ट नहीं है तो वो हेयर से एविडेंस है। इनमें इनएडमिसेबल एविडेंस को भी हेयर से एविडेंस कहते हैं, कि वो एडमिसेबल नहीं है तो वो हेयर से है। तो 2-3 कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है। तो आप विदाउट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाकी सारे फैक्ट्स प्रूव कर सकते हैं थ्रू ओरल एविडेंस। और ओरल एविडेंस की एक ही कंडीशन है कि इट मस्ट बी डायरेक्ट। डायरेक्ट आप समझते हैं, क्योंकि हमने जब पढ़ा था कि वो किस तरह से होना चाहिए, तो हमने वो उसमें पढ़ा था कि वो जो आप फैक्ट्स क्या हैं तो आप परसीव कर सकें थ्रू योर सेंसेस। तो जो बंदा एविडेंस दे रहा है ओरल एविडेंस, वो ये नहीं कह सकता कि मुझे किसी ने बताया कि उसने सुना है कि इस तरह से। उसने जो खुद सुना है अपने सेंसेस से, जो खुद देखा है, वो बातें, ठीक है। अगर देखा नहीं है फिर मतलब देख नहीं सकता विटनेस, सुना हो खुद से, ठीक है। अच्छा, अगर बता नहीं सकता फिर इस पे भी केस लॉज हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को अटेम्प्ट टू मर्डर किया गया, उसका गला काटने की कोशिश की गया। गला काटने की कोशिश के बाद वो ज़िंदा तो रहा, लेकिन ही इज़ अनएबल टू स्पीक। तो उसका स्टेटमेंट इस तरह से लिया गया, इस तरह के आपको केस लॉज मिल जाएंगे, स्पेशली इंडियन। तो उसमें आप कहा गया कि आप अगर आप, क्योंकि नाउ ही इज़ एबल टू लिसन, ही इज़ एबल टू अंडरस्टैंड,
एंड ही इज़ एबल टू रिप्लाई बट ही कैन नॉट स्पीक, सिर्फ उसका बात करने का विटनेस का जो है वो सलाहियत ख़त्म हो गई। तो कहा गया कि अगर आपको फ़लाँ बंदे ने मारा है, तो अगर आप समझते हैं कि यस, तो या तो अपना सर हिला दें, या अगर सर भी नहीं हिला सकते, फॉर एग्ज़ाम्पल हाथ मूवमेंट कर रहा है तो आप हाथ को दबाएं, किसी और के हाथ को दबाएं, तो ये समझा जाएगा कि यस। और इस तरह से विटनेस ने हाथ दबाया और उसको समझा गया कि यस, वो बोल नहीं सका लेकिन वो एविडेंस एडमिसेबल समझी गई। ठीक है, ये हो गया ओरल एविडेंस। अब आ जाएं आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जब हमने शुरू में पढ़ा था कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है, तो उसमें आपने पढ़ा था कि वो जो भी डॉक्यूमेंट्स, अब डॉक्यूमेंट की भी डेफिनेशन है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वो सारा हमने शुरू में कवर किया था कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चीज़ है, लिखा हुआ हो, लेटर्स, फिगर्स, वर्ड्स, किसी, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गई। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किस तरह से प्रूव करेंगे? प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस। ठीक है, गुड। अब आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रूव करेंगे बाय प्रोड्यूसिंग द डॉक्यूमेंट फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, अब उसमें दो तरीके हैं, एक है प्राइमरी एविडेंस, दूसरा है सेकेंडरी एविडेंस। डिफरेंस प्राइमरी जो ओरिजिनल, वन बाय वन। डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, जो डॉक्यूमेंट है इटसेल्फ, जिसको आप ओरिजिनल कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी एविडेंस। और सेकेंडरी जो उसकी कॉपी हो, सर्टिफाइड, जो उसकी डुप्लीकेट हो। एक चीज़ नहीं है, 5 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें जो ओरिजिनल से बनी हो या सर्टिफाइड हो। अब इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। नहीं, देखें, अब यही होता है, मैं क्यों कहता हूँ कि चीज़ों को एग्जैक्ट पढ़ें और एग्जैक्ट बताएं, ये दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अब आप एक ही चीज़ बता रहे हैं, ओरिजिनल से फ़ोटोकॉपी या ओरिजिनल से बनाया गया हो, ये एक चीज़ नहीं है। सेकेंडरी एविडेंस में 5 चीज़ें हैं, तो वो जब आप पाँचों बताएंगे तो आपका इंटरव्यू लेने वाला कहेगा कि हाँ, इसने पढ़ा है और सही तरह से पढ़ा है। क्योंकि देखें, हमारे बदकिस्मती से हमारे प्रोफेशन में सुनी सुनाई बातों पे भी बहुत सारे, अगर आप सिटी कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो पूछ के वकालत करते हैं। सर, ये इस किस्म की सिचुएशन है, मैं क्या करूं? बैठ के किताब खोल के पढ़ेंगे नहीं, पूछेंगे। अब किसी ने कह दिया कि इस तरह से, अच्छा मज़ेदार बात, सर ये मैं वो एप्लीकेशन आई है, फॉर एग्ज़ाम्पल मीटिंग की एप्लीकेशन दी है उन्होंने, फादर ने, बच्चे का बर्थडे है, उसकी मीटिंग के लिए दी है, इस पर कोई मुझे केस लॉ बताएं। आपको ना केस के फैक्ट्स का पता है, ना कुछ पता है, मीटिंग की एप्लीकेशन आ गई, आप उस पर क्या ओपिनियन देंगे? बहुत सारी साइटेशंस होंगी, केस लॉ होगा फॉर एंड अगेंस्ट। आपको जब फैक्ट्स का पता ही नहीं है, किस पॉइंट पे आप लॉ चाह रहे हैं, तो इस तरह से पूछ के वकालत करते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये सुनी सुनाई भी पता चलती है कि सेकेंडरी एविडेंस जो है वो, उसका मतलब है फ़ोटोकॉपी। ये तो आप प्रैक्टिस में होंगे, ये चीज़ें कोर्ट में कहीं बैठे हैं, बहुत सी जगहों पर आपको सुनने को मिल जाएगा, लेकिन आपको आंसर वो देना है जो असल में आंसर है, जिससे पता चले कि आपने चीज़ों को समझा है और पढ़ा है। ये इसमें बड़ा डिफरेंस है, सुनी सुनाई बात बताना और असल बात बताना, और यही काउंट होता है इंटरव्यू में। अब मैं आपको नई चीज़ें आपके सामने आएंगी। 74 आर्टिकल, सेकेंडरी एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स 1. सर्टिफाइड कॉपीज गिवन अंडर द प्रोविजंस हेयर इन आफ्टर कंटेंट। इस एक्ट के तहत, इस ऑर्डर के तहत जो सर्टिफाइड कॉपीज़ इशू की जाती हैं वो, ठीक है। 2. कॉपीज़ मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेसेस। फ़ोटोकॉपी आपका मैकेनिकल प्रोसेस है, फ़ोटोकॉपी मशीन, which in themselves ensure the accuracy of the copy and copies compared with such copies.
एक हो गया सर्टिफाइड कॉपीज़, दूसरा हो गया मैकेनिकल प्रोसेस से बनाई गई कॉपी, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल फोटोकॉपी है। 3 कॉपीज़ मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल। अब वो FIR दे के आते हैं उसको कि ये FIR पढ़ने में नहीं आती ना, तो वो जो बैठे होते हैं वहाँ पे आपकी सर्टिफाइड कॉपी बनाने वाले, उसको आप कहते हैं ये FIR मुझे लिख के दो। अब वहाँ से कंपेयर करके और वो बनाता है, ठीक है, और वो एक डिट्टो आपको लिख के देता है। तो ये उससे कंपेयर्ड एक कॉपी बन गई। एक एग्जांपल छोटा सा दे, तो कॉपीज़ मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल, ओरिजिनल से बनाई हुई कॉपीज़ मैकेनिकल प्रोसेस से नहीं, हाथ से, लेकिन उससे कंपेयर करके यहाँ वहाँ से बनाई। नंबर 4 काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज अगेंस्ट द पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम। काउंटर पार्ट्स क्या होता है? काउंटर पार्ट डॉक्यूमेंट्स है, उसका बल्क है, जिस तरह बड़ा रजिस्टर्ड है, रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स होते हैं, उसकी कॉपीज़, उसमें से फिर काउंटर पार्ट में से कुछ डॉक्यूमेंट्स ले आए। When document consists upon many parts, then one of part of it is called the counter. सही बात। Counterpart means parts of the card. एक ही डॉक्यूमेंट के 2-3 हिस्से हों, उसमें से एक हिस्सा, ठीक है, लेकिन वो तब एज सेकेंडरी एविडेंस तब होगा उन पार्टीज़ के खिलाफ जिन्होंने वो एग्जीक्यूट नहीं किया है, ठीक है। मैं आता हूँ, इस पे आगे आते। नंबर 5 है ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन हु हैज़ हिमसेल्फ सीन इट। अब ये बात हमारे वहम व गुमान में भी नहीं होती कि सेकेंडरी एविडेंस जो है उसके लिए ओरल एविडेंस भी दी जा सकती है। डॉक्यूमेंट आपके सामने नहीं है, लेकिन एक बंदे ने डॉक्यूमेंट देखा है, उसने उसको पढ़ा है अच्छी तरह से, अब डॉक्यूमेंट नहीं है सामने, वो आके ओरल एविडेंस देता है। दिस इज़ ऑल्सो सेकेंडरी एविडेंस। तो सर उसकी क्रेडिबिलिटी कैसे चेक होगी? इट्स पार्ट ऑफ सेकेंडरी एविडेंस है ना। आपने सेकेंडरी एविडेंस में पढ़ा कि सेकेंडरी एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स, उसमें नंबर 5 पे है ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन हु हैज़ हिमसेल्फ सीन इट। एक बंदे ने डॉक्यूमेंट देखा है, वो आके ओरल एविडेंस देता है अबाउट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। हाँ, ये इस तरह का एग्रीमेंट था, मैंने देखा था अपनी आंखों से, उसमें ये शराइत थे। अब आते हैं सेकेंडरी एविडेंस जो है, डॉक्यूमेंट्स विल बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस। तो सेकेंडरी एविडेंस की क्या हो वक़्त है? अवेलेबल नहीं हो या उसके मतलब वो उसकी टाइम 3 से 4 कंडीशंस हैं। सबसे पहले जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो कहीं मिसप्लेस हो गया हो, कहीं रिकॉर्ड से जल गया हो, या किसी भी वजूहात की वजह से वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता हो, या अदर पार्टी की पोजीशन में हो। अब देखिए, अब मैं फिर वही आ रहा हूँ। मैंने इसलिए वो सेशन रखा है इसमें कि आपको किस तरह से अटेम्प्ट करनी है चीज़ें। द क्वेश्चन इज़ व्हेन द सेकेंडरी एविडेंस इज़ एडमिसेबल। ये तो एक हो गया ना उसका। जब प्राइमरी एविडेंस ना हो किसी भी वजह से, ये उसका एक, उसके बहुत सारे मतलब रीज़न्स हैं ना, उनमें से एक रीज़न ये है। इसका आप जवाब देंगे। अब मैं आपको प्रॉपर, आपसे सवाल हुआ इंटरव्यू में कि व्हाट आर द कंडीशंस या इन विच व्हेन द सेकेंडरी एविडेंस इज़ एडमिसेबल। आपसे इंटरव्यू में सवाल, आप कहेंगे माय लॉर्ड, क्योंकि जजेस वहाँ पे बैठे हैं, आप कहेंगे माय लॉर्ड द सेकेंडरी एविडेंस इज़ एडमिसेबल
only when the court permits it under different scenarios mentioned in Article 76 of the Kanuni Shahadat Order. हो गया जवाब, मुफस्सिल जवाब है। अगर आपसे पूछते हैं कि वो कौन सी बातें हैं बताएं, आर्टिकल 17, आप फिर बताएं। जब तक नहीं पूछेंगे तब तक नहीं बताएंगे। नहीं, जब तक नहीं पूछेंगे तब तक, मतलब उसमें आ गया जो आपका जवाब है ना, जो उन्होंने पूछा कि कहाँ पे यूज़ हो सकती है, आपने बता दिया कि, आपने मुफस्सिल बता दिया कि आर्टिकल 76 में लिखे हुए हैं और उसमें आप बता सकते हैं। बात कर आते हैं उस पर, 76 में आते हैं, पता चल जाएगा। अच्छा 75 पहले पढ़ लें। प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्राइमरी एविडेंस। डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस एक्सेप्ट इन द केसेस हेयर इन आफ्टर मेंशन। जो 76 में, आप 76 क्या कह रहा है? केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स मे बी गिवन। सेकेंडरी एविडेंस मे बी गिवन of the existence, condition and contents of the documents in the following case। अब वो सारे केस लिखे हुए हैं जहाँ पे आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, ठीक है। अब ज़ाहिरी बात है उसके लिए आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं पढ़ लूँ या ये आपके लिए वो नहीं है? ए, जल्दी जल्दी इसको पढ़ते हैं। ए, when the original is shown or appears to be in the possession or power of the person against whom the document is sought to be proved। जिसके खिलाफ आप डॉक्यूमेंट, उसी की पोजेशन में, ठीक है। तो फिर आप, लेकिन इसमें एक कंडीशन है जो 77 में है कि आप पहले उसको नोटिस देंगे, ठीक है। लेकिन फिर उसकी एक्सेप्शंस भी हैं कि किस नोटिस किन सूरतों में आप नहीं देंगे, ठीक है। तो एक हो गया कि डॉक्यूमेंट जो आप पेश करना चाहते हैं वो आपकी पोजीशन में नहीं है, जिसके खिलाफ आप पेश करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल वाइफ कह रही है कि ये डॉक्यूमेंट है जो निकाहनामा है, फॉर एग्जांपल शादी का, उसमें हक महर मेरा इतना लिखा था, लेकिन वो डॉक्यूमेंट हस्बैंड की पोजीशन में है। एक एग्जांपल दे दिया। एग्रीमेंट है, कोई और चीज़ है, जिसके खिलाफ आप पेश करने जा रहे हैं उसकी पोजीशन में। बी, when the existence, condition and contents of the original have been proved to be admitted in writing by the person against whom it is proved or by his representative। एडमिट कर चुका है, जिसके खिलाफ प्रूव करने जा रहे हैं उसने एडमिट कर दिया है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट है इस तरह का, और उसके कंटेंट्स भी एडमिट कर लिए हैं। when the original has been destroyed or lost, or when the party offering evidence which contents cannot for any other reason not arising from his own default or neglect produce it in reasonable time। डिस्ट्रॉय हो गया है और या फिर रीज़नेबल टाइम में इतनी जल्दी नहीं आ सकता। फॉर एग्जांपल वो लंदन में किसी के पास है, अब वो उसको मंगाने में बहुत टाइम लगेगा, वो जल्दी नहीं आ सकता या डिस्ट्रॉय हो गया। डी है when due to volume or bulk of the original copies thereof have been made by means of microfilming or other modern devices। जैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड का आपने मिसाल दी। E, when the original is of such a nature as not to be easily movable। उसको लाया नहीं जा सकता, इतना वो हैवी है या कुछ इस तरह का है। When the original is public document within the meaning of Article 85, पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो उसकी आप वो दे सकते हैं सेकेंडरी एविडेंस, कोई इशू नहीं है। When the original is a document of which a certified copy is permitted by this order, when the originals consist of numerous accounts or other documents which cannot conveniently be examined in court, and the fact to be proved is the general result of the whole collection, when an original document forming part of the judicial record is not available and only a certified copy thereof is available, certified copy of that certified copy shall also be admissible as secondary evidence। देखें, हम सर्टिफाइड कॉपी देते हैं कोर्ट में किसी भी कोर्ट ऑर्डर की, उसको मान लिया जाता है, जबकि 76 कह रहा है कि सर्टिफाइड कॉपीज़ जो हैं वो सेकेंडरी एविडेंस हैं। आपका जो है 74
74 कह रहा है कि सर्टिफाइड कॉपीज़ वो हैं, लेकिन 70 जो आप जो सर्टिफाइड कॉपीज़ देते हैं कोर्ट की वो मान ली जाती हैं। रीज़न जुडिशियली नोटिसेबल है, जुडिशियली नोटिसेबल है, लेकिन ये जो 76 का आई है, व्हेन एन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ जुडिशियल रिकॉर्ड इज़ नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल तो की बात नहीं है, जुडिशियल नोटिसेबल भी है और ये भी उसको कवर करता है। एंड ओनली a certified copy thereof is available, certified copy of that certified copy shall be admissible as। ओरिजिनल तो कोर्ट की फाइल है ना वो, तो हाँ वो मतलब उसके लिए फिर उसमें भी फॉल करेगा कि वो उसको लाना जो है। एफपी कनेक्टेड है इससे। जी, ये तो नहीं है, सर्टिफाइड कॉपी की भी कॉपी है। सर्टिफाइड कॉपी की कॉपी नहीं, सर्टिफाइड कॉपी की सर्टिफाइड कॉपी या सर्टिफाइड कॉपी नहीं, ये कह रहे हैं सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दैट सर्टिफाइड कॉपी शैल आल्सो बी एडमिसेबल एज सेकेंडरी एविडेंस। सर्टिफाइड कॉपी की सर्टिफाइड कॉपी अगर जुडिशियल रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है तो, वरना वो सर्टिफाइड कॉपी भी चल जाती है, बिकॉज इट इज़ जुडिशियल ऑर्डर्स जो हैं वो जुडिशियली नोटिसेबल भी होते हैं और ये चीज़ भी उनको कवर करती है। अच्छा 77 है, वो जो ए है उसमें आपको नोटिस देना है, ठीक है। जब आप कह रहे हैं कि अदर्स जिसके खिलाफ आप जा रहे हैं उसके पास है तो आप देंगे। फिर नीचे उसकी एक्सेप्शंस हैं कि किन सूरतों में उसने फ्रॉड के ज़रिए हासिल किया है, या वो डॉक्यूमेंट खुद एक नोटिस है, या इस तो ये कुछ एक्सेप्शंस है, वहाँ पे नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ा सवाल आता है, आप देते हैं तो ये नोटिस का सवाल आता है। जब आप 76 की एप्लीकेशन देंगे तो पहले उसमें कहेंगे कि हमने नोटिस दिया था उनको प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन उन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया, इसलिए हम सेकेंडरी एविडेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, अब आप जो सेकेंडरी एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे, सॉरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो आप प्रोड्यूस करेंगे, बीच में मैं जो उसकी डिटेल्स हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। अब जो आप डॉक्यूमेंट्स जो प्रोड्यूस करेंगे वो एक्सक्लूड करेंगे ओरल एविडेंस को। आपने फेमस वो मैगज़िन सुना होगा कि आपने उस दिन बताया था शायद कि अ पर्सन कैन टेल अ लाई बट अ डॉक्यूमेंट कैन नॉट। तो इसलिए जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ गई उसको प्रेफरेंस दी जाएगी ओवर ओरल एविडेंस, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि व्हाट इज़ एस्टॉपिल। यह एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पूछी भी जाती है। और बताएं 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 बताएं। देखिए अब वही प्रॉब्लम आ रहा है कि कुछ कुछ आइडिया है चीज़ों का, लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं है। एक बात आपने बोल दी थी, आप उससे पीछे नहीं हट सकते। करेक्ट। अब इसको मतलब वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड उसमें बताएं जो इंटरव्यू वाले, क्योंकि वो आप ऐसे उर्दू में बताएंगे तो वो पहले ही आपको कहते हैं प्लीज़ स्पीक इन इंग्लिश। Article 114 of Qanun Shahadat, estoppel simply means that if a person have admitted any fact that later on he cannot retract from his admission. अब एग्जैक्ट पढ़ते हैं 114 को। When one person has by his declaration, act और omission, तीन चीज़ें हैं जिसके थ्रू एक बंदा कोई चीज़ कहे। एक डिक्लेरेशन, एक कोई एक्ट या कोई ओमिशन। इंटेंशनल एक्ट और ओमिशन क्या है ये आपको पीपीसी में डेफिनेशंस मिलेंगी। व्हाट इज़ एक्ट, व्हाट इज़ ओमिशन। इंटेंशनली कॉज्ड or permitted another person to believe a thing to be true and to act upon such belief. Neither he nor his representative shall be allowed in any suit or proceedings between himself and such person or his representative to deny the truth of that thing. एक बंदा है, उसने थ्रू डिक्लेरेशन और एक्ट और ओमिशन किसी दूसरे बंदे को ये बिलीव कराया
कि समथिंग इज़ बिलीव अ थिंग टू बी ट्रू और टू एक्ट अपॉन सच बिलीफ, तो उसके बाद वो उस चीज़ से वापस नहीं हट सकता, बैक ऑफ नहीं कर सकता। ठीक है, वो सच थी या नहीं थी, दैट इज़ इर्रिस्पेक्टिव। वो सच है या नहीं है उससे हमारा ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन तो ये हो गया एस्टॉपिल। जो ऐसी मतलब चीज़ें हैं ना, जैसे एस्टॉपिल है या रेस्ट जुडिकेटा है, एक टर्म्स जो आती हैं, लीगल फेनोमेना एक या लीगल प्रिंसिपल, उसको आप उसकी एक डेफिनेशन लिख के और उन चीज़ों को आप एज इट इज़ याद कर लें। या आ रहा है, आ गई 115 में आ रहा है। एस्टॉपिल ऑफ टेनेंट एंड लाइसेंसी ऑफ पर्सन इन पोजेशन, ये बिल्कुल उसका एग्जाम्पल है। यहाँ आपको इलस्ट्रेशन में पढ़ के सुनाता हूँ। इलस्ट्रेशन सुन लें 114 पे। ए intentionally and falsely leads B to believe that certain land belongs to A and thereby induces B to buy and pay for it. The land afterwards becomes the property of A and A seeks to set aside the sale on the ground that at the time of the sale he had no title. A के पास टाइटल नहीं था, लेकिन उसने B को बताया कि ये लैंड मेरी है और तुम मुझसे ले लो। B ने पेमेंट कर दी, ले ली। इसी दौरान ए ने टाइटल ले लिया अपने लिए, लेकिन बाद में उसने कहा कि ये सेल सेट असाइड इसको अप्लाई किया या क्लेम किया या स्टांस लिया कि ये सेल सेट असाइड होनी चाहिए, इसलिए कि एट द टाइम जो फॉर एग्जांपल उसने एग्जीक्यूट नहीं किया और बी ने जाके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर दिया कि इसने मेरे साथ एग्रीमेंट किया है, और तो ए कह रहा है कि मेरे पास तो उस वक्त टाइटल ही नहीं था। जब किसी के पास टाइटल नहीं हो वो बेच नहीं सकता, ऐसा होता है ना। लेकिन आज के दिन ए के पास टाइटल है तो कोर्ट उसको अंडर द रूल ऑफ एस्टॉपिल नहीं मानेगी। आपने उस वक्त ये कहा था बी को कि मेरे पास टाइटल है, आप ले लें, तो अब आपने उसको बिलीव कराया, तो अंडर आर्टिकल 114 इस वक्त आप इससे बैकआउट नहीं कर सकते। द प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपिल रिस्ट्रिक्ट्स यू इस तरह से। अब उसमें टेनेंट का है, लाइसेंसी का है, 115 में आप पढ़ लेंगे। एस्टॉपिल एक्सेप्ट और बिल ऑफ एक्सचेंज, बेली और लाइसेंसी 116 को पढ़ लेंगे। मतलब दो एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हैं कि इन सिचुएशंस में जो है वो अच्छा मुझे बताएं, व्हेन द कैरेक्टर इज़ रिलेवेंट, ये इंटरव्यू पूछते हैं अक्सर। व्हेन द कैरेक्टर इज़ रिलेवेंट, Under section 57, When someone takes really a good character. section 68, that previous bad character is not relevant except in reply. Previous character. अब मैं पूछता हूँ आपसे, पूछता हूँ, व्हेन, आपसे इंटरव्यू में सवाल हुआ, व्हेन कैरेक्टर इज़ रिलेवेंट। So character is relevant only if someone takes a plea of good character. ये ठीक है, बैड और गुड आप पूछ सकते हैं, चलें गुड। The previous character. लेट्स कम टू गुड कैरेक्टर फर्स्ट। Good character is relevant in criminal case. Sir, previous good character is relevant. प्रीवियस गुड कैरेक्टर इज रिलेवेंट इन क्रिमिनल केस। Criminal case. ठीक है, ये बताया, But ठीक only in criminal. ठीक है, इन क्रिमिनल In केसेस। civil exception damages में. Why देखिए civil cases? Previous good character only relevant when is repeated. अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं है, मतलब वो आपको स्पेसिफिक चीज़ नहीं पूछता, सब पूछता है, तो आप सब बताएं ना। आप सिविल बताएं, उसमें गुड बताएं, बैड बताएं, फिर क्रिमिनल पे आएँ, उसमें गुड बताएं, बैड बताएं। या अगर सिविल में गुड बैड नहीं है तो सिविल का बताएं जो भी है, और फिर क्रिमिनल पे आएँ जो गुड बैड। गुड बैड केस नहीं होगा, बैड तो होता है ना, जब कोई किसी की रेपुटेशन पर आता है, वो केस फाइल करता है, तभी वो केस का बैड कैरेक्टर है और वाकई ये सही है।
डैमेजेस करता है क्या? हम जैसे कह रहे हैं सिविल में रिलेवेंट है, क्रिमिनल में रिलेवेंट है, सिवाय वो गुड कैरेक्टर रिलेवेंट है, और जब वो कैरेक्टर क्वेश्चन हो जैसे डैमेज वगैरह उसमें रिलेवेंट है। सिविल में जो अब देखें, इन सिविल केसेस आर्टिकल 66 कह रहा है, इन सिविल केसेस कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड इररिलेवेंट, वो इररिलेवेंट है। कंडक्ट को इम्प्यूट करेंगे आप, कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड इज इररिलेवेंट इन सिविल केसेस। और क्रिमिनल केसेस अगर फैक्ट्स जो हैं, ये है 52, जी नहीं 52 पेज पे है मेरे पास, कह रहे हैं इन सिविल केसेस कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड इररिलेवेंट। इन सिविल केसेस द फैक्ट दैट द कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन कंसर्न्ड इज सच as to render probable or improbable any conduct imputed to him is irrelevant, except in so far as such character appears from facts otherwise relevant। अगर जो facts आपके केस facts and issue हैं उससे अगर वो relevant लगता है तो फिर आप उसको relevant समझेंगे, otherwise वो irrelevant, ठीक है, जब आप उसके कैरेक्टर को impute करेंगे तो। और इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड कैरेक्टर इज रिलेवेंट, एंड व्हाट अबाउट बैड कैरेक्टर मीन्स जब तक वो अंडर क्वेश्चन नहीं आता। in criminal cases bad character is irrelevant except in reply। अच्छा बताओ ये बताओ प्लान। अगर वो कहता है कि मेरा कैरेक्टर गुड है तो फिर आप उसको रिप्लाई में सवाल उठा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं उठा सकते, ठीक है। अगर वो क्लेम करता है गुड कैरेक्टर तो इन रिप्लाई आप एविडेंस दे सकते हैं बैड कैरेक्टर की और प्रूव कर सकते हैं बैड कैरेक्टर, ठीक है। ये कुछ बेल में लिखे लूँगा वो यहाँ 5-5-7 एफआईआर में होंगे। कन्विक्शन में तो बेड कैरेक्टर को हाँ, ये मुझसे पूछा था, इफ़ स्टेज पे डिटरमाइंड हो। शेख साहब ने मुझसे पूछा था इंटरव्यू में कि किसी बंदे के ऊपर इफ़ देयर आर मल्टीपल FIRs तो उसका क्या होगा। सर ये चीज़ तो है, इसमें लिखा है वो रिलेवेंट है, लेकिन प्रिज्यूम ये की जाती है क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे देखते हैं 10-10, 12-12 FIR हो जाते हैं, CRO बन जाता है, हालांकि उसमें वो अक्यूट भी हो जाते हैं, लेकिन जज का एक माइंड बन जाता है, मतलब किसी भी बात बन जाते हैं कि ये मतलब इस किस्म का बंदा है। ये चीज़ फिर उसके सर फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन नहीं है। CRO मतलब अगर वो अक्यूट हो जाए तो वो है मैं तो कहता हूँ एक्सेप्ट इन रेयर केसेस बेल डिक्लाइन करना ही फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। एक्सेप्ट इन रेयर केसेस ऐसे हो सकते हैं जिनमें बेल डिक्लाइन की जा सकती है, अदरवाइज दुनिया में तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ पे तो ये कह रहे हैं आप बेल बन रही है लेकिन ये हम इंतजाम नहीं करते। पुलिस ये आपको CRPC में पता है पुलिस को भी बेल का इख्तियार है ना, देती है यहाँ पे पुलिस बेल, कभी नहीं देती। दुनिया में पुलिस बेल देती है आप, दुनिया जैसी पुलिस भी तो नहीं है हमारी। हाँ नहीं है, कानून भी नहीं है, जजेस भी नहीं है, वकला भी नहीं है, पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऐसा नहीं है, करेक्ट। अच्छा, इंडिया में ये होता है कि पहले जैसे वहाँ पे जूरी सिस्टम है, जूरी डिसाइड करेगी गिल्टी और नॉट गिल्टी, ठीक है। अगर जूरी ने गिल्टी कहा तो फिर जज डिसाइड करेगा कि क्या सज़ा। इंडिया में जूरी नहीं है, लेकिन पहले ये डिसाइड होगा कि गिल्टी या नॉट गिल्टी, उसके बाद एक और हियरिंग होगी जिसमें आर्गुमेंट्स करेंगे वकला साहबान, और ये डिसाइड होगा कि क्या सज़ा मिलनी चाहिए। यानी क्वांटम ऑफ सेंटेंस पे अलग से हियरिंग होगी,
उसमें जो डिफेंस होगा, डिफेंस काउंसिल ये कहेगा कि कम सज़ा मिलनी चाहिए। जो आप पढ़ते हैं मिटिगेटिंग फैक्टर्स, ये मिटिगेटिंग फैक्टर्स हैं। तो ये देखें बड़ा एक ज़बरदस्त चीज़ है ना कि आप गिल्टी, ट्रायल चले, आप जब फाइनल जजमेंट आए आप गिल्टी और नॉट गिल्टी डिसाइड करें। सज़ा क्या मिलनी चाहिए वो तो अलग चीज़ है ना, उस पर एक अलग से हियरिंग होती है और वो उसमें डिसाइड किया जाता है। अब हम आते हैं उस पर थोड़ा अपना कि आपको किस तरह से अटैम्प्ट करना है। हमारे पास तकरीबन 20-21 मिनट हैं। अब देखें आपके पास हैं, जो आपका एग्ज़ाम है इज़ डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। पहले आपका है, अभी आप मुझे थोड़ा बताएं अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, मतलब किस तरह से पढ़ रहे हैं? आप MCQs भी पढ़ रहे हैं, और बिल्कुल शॉर्ट में बताएं, मतलब डायरेक्ट और MCQs। पास पेपर सॉल्व कर रहे हैं MCQs के, वो रिटन टेस्ट नहीं देना। और कोई सर जो मेन इशू है, मतलब हम काउंसिल से भी कह रहे हैं, जो ट्रेनर्स वगैरह आ रहे हैं, प्रीवियस ये इशू हुआ था, हमारे बहुत ऐसे लर्नेड फ्रेंड्स थे, इतने ज़्यादा मैंने कहा शॉर्ट बताएं जो बात स्क्रीनिंग पे ही रह गए, स्क्रीनिंग में रह गए, करेक्ट। अब देखें अगर आप स्क्रीनिंग पास नहीं कर सकते, ऑलमोस्ट विदाउट प्रिपरेशन अगर आप स्क्रीनिंग पास नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट प्रिपेयर्ड टू बी अ जज। अब देखें मैं आपको बताऊंगा, पहले आप मेरी बात एक समझ लें। एक बात यह है कि द गोल्डन रूल इज़ देयर इज़ नो गोल्डन रूल। द गोल्डन रूल इज़ देयर इज़ नो गोल्डन रूल। कैसे? हमारे मतलब गोल्डन रूल हर किसी का अलग अलग हो सकता है। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताऊं। मैं मतलब घर में बैठ के पढ़ नहीं सकता, मतलब मैं जब तक लाइब्रेरी में ना बैठूं तब तक मुझसे पढ़ाई नहीं होती, सही माना में, मतलब समझ के पढ़ने वाली नहीं होती। और हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो कभी लाइब्रेरी नहीं गए, वो मेरे साथ जज बने। वो कहते हैं हम घर में बैठ के पढ़ते हैं, हमसे तो लाइब्रेरी में पढ़ाई नहीं होती। ये क्या है? देखिए वो भी जज बन गए, मैं भी जज बन गया। तो द गोल्डन रूल इज़ देयर इज़ नो गोल्डन रूल। मैं आपको जो बातें बताऊंगा वो ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जो है अपने मतलब माइंड के हिसाब से, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें मतलब पढ़ना तो पड़ेगा। ये तो अब ऐसा नहीं है कि बगैर पढ़े कोई जज बन जाए, ये गोल्डन रूल से बाहर है। लेकिन आप पैटर्न कौन सा फॉलो करते हैं, आपका गोल्डन रूल क्या है, वो आपका अपना हो सकता है, अपना तरीका जिसमें आप वो करें। तो मैं जो अभी आपको चीज़ें बता रहा हूँ वो मतलब मेरे माइंड के हिसाब से उस तरह से होनी चाहिए। अब मुझे पता नहीं बाकी लोग ज़रूरी नहीं है उनको फॉलो करें, आप अपना गोल्डन रूल भी बना सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट तरीके से डिफरेंट पाथ्स पे चल के और सेम रिज़ल्ट लोग लेते हैं। जी वो मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ। अगर उसमें से आप सारी चीज़ें ले सकते हैं, सारी लें, कुछ ले सकते हैं, कुछ लें, कोई भी चीज़ आप नहीं लेना चाहते, कोई भी ना लें। मैं ये समझ रहा हूँ कि अब इस वक्त अभी अंदाज़न जब से एडवर्टीज़मेंट आई, देखिए मैं जब जज बना तब मैंने जब एडवर्टीज़मेंट आई तब मैंने तैयारी शुरू की, डिसाइड भी ये किया कि मुझे मतलब इस एग्ज़ाम में बैठना है, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड नहीं था। पहले काफ़ी मतलब अटैम्प्ट्स हो चुके थे, मैं उसमें अपीयर ही नहीं हुआ, फॉर्म ही नहीं भरा। लेकिन उस दफ़ा 2015 में तो मैंने वो हमारे अक्टूबर में आया था, और अक्टूबर में ही मैंने डिसाइड किया कि बैठना है, और मैंने पढ़ना शुरू किया। अब पढ़ने का मेरा तरीका क्या होता था, मैं लाइब्रेरी जाता था, ठीक है, घर पे पढ़ाई नहीं। सुबह 9 बजे जो लियाकत नेशनल लाइब्रेरी में पहुंचता था, शाम को 5 बजे वापस आता। ये मतलब पढ़ाई का टाइम, बीच में लंच ब्रेक कर लिया 1 घंटे का। तो फर्स्ट रूल मेरे हिसाब से, आप जहाँ भी पढ़ना चाहें, मतलब पीसफुल एटमॉस्फेयर, अगर आप घर में आपके पास है तो घर पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी में जहाँ भी आपका दिल चाहे। लेकिन मेरे हिसाब से कम से कम 6 घंटे आपको पढ़ना चाहिए था फ्रॉम दी एटलीस्ट फ्रॉम डेट ऑफ, अगर पहले से तैयारी कर रहे हैं तो गुड, नहीं तो जो एडवर्टीज़मेंट आई वहाँ से आपको 6 घंटे हर रोज़ पढ़ना चाहिए, कम से कम 5-6 घंटे, नंबर 1। नंबर 2, मैं किस तरह से पढ़ूँगा, अगर मैं हूँ आपकी जगह तो मैं पढ़ूँगा फ्रॉम दी बुक्स हैविंग कमेंट्री, जिसमें CPC में आमिर रज़ा, मैं उसको बहुत रिकमेंड करता हूँ।
बहुत अच्छी बुक है। CRPC में M महमूद पढ़ सकते हैं आप, शौकत महमूद की कमेंट्री वाली बुक्स, वहाँ से। मेन फोकस जो है वो CPC और CRPC, उसमें इस तरह से आपको बनना है कि फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, और बाकी चीज़ों को भी आप पढ़ते रहें, ठीक है। अब आप कह रहे हैं, अब इस तरह से आप अब हर रोज़ पढ़ रहे हैं विदाउट पैनिक। ये नहीं कि वो उसमें क्या होगा टेस्ट में, उसमें अपना जो आपका MCQs है उसमें मैं रह जाऊंगा, उसमें आप नहीं रहेंगे। आप इस तरह से पढ़ते रहें, चीज़ों को समझते रहें, ठीक है। सारी चीज़ों को इस तरह से डीप विथ कमेंट्री पढ़ते रहें, आपको समझ में आता रहेगा। और अगर डिस्कशंस करें आपस में ग्रुप बना के, वो भी बहुत अच्छा होता है। अब जब आपका फॉर्म वार्म भर गए, अब आपकी डेट आ गई, आप कह रहे हैं 15 दिन कम से कम अनाउंस होगा कि फ़लाँ तारीख को आपका MCQ टेस्ट है, तो आपको 15 दिन मिलेंगे बीच में। 15 दिन ही हम चाहते हैं, इससे ज़्यादा हमें चाहिए भी नहीं, 10 या 15 दिन। अब आप बैठ के MCQ की तैयारी करेंगे। अभी आपने पढ़ा था वो सारी चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट्स में होंगी, वो सब होगा जो आपने डीपली पढ़ा था, क्योंकि विथ कमेंट्री, तो वो चीज़ें तो आपके जहन में होंगी। अब चूँकि MCQ का एग्ज़ाम सर पे खड़ा है, तो अब आप एक अच्छी सी MCQ की बुक लें, ठीक है, और उसमें जनरल नॉलेज भी पढ़ें, और उसमें आप इंग्लिश वाला भी पोर्शन पढ़ें और लॉ वाला भी पढ़ें, ठीक है। अब उसको पढ़ते रहें। Sir, please suggest MCQ book. क्या चीज़? नहीं, MCQ की वो मैंने किस तरह से ली थी अब मुझे याद नहीं है कि वो कौन सी थी, लेकिन मैं, आप जाएं किसी भी बुक शॉप पे जहाँ पे ये अवेलेबल हों बुक्स, आप उसको बोलें जुडिशल एग्ज़ाम की MCQs की सारी बुक मुझे दिखाओ, आपके सामने सारी आएंगी, आप उनको थोड़ा खोल के देखेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा इनमें से कौन सी अच्छी है। आप बोलें। सर ने सजेस्ट कर दी सोहेल भट्टी की, आप वो ले लें, ठीक है। और इस तरह से आप उसको करें, क्योंकि थोड़ा बहुत जब करीब आता है एग्ज़ाम, फिर उस हिसाब से MCQ, जो अभी से आप लगे हुए हैं ना MCQ, ये तरीका नहीं है। अब आप इस तरह से करें, आपने लॉ को पढ़ा डीपली, एक तो वो, क्योंकि 50% तो लॉ है ना आपका, और 50% है इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज। अब जो है वो हो गया, आपका MCQ हो गया, क्लियर भी हो गया, आपने उसमें 80 मार्क्स ले लिए। अब आ गया आपका रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट और MCQ के बीच में 2 या 3 हफ्ते होते हैं मेरे ख्याल में, 1 महीना भी हो सकता है, 20 दिन, ठीक है, काफ़ी है 20 दिन। अब आप बैठ के पास्ट पेपर्स उठाएं और उनमें वो आप देखें सवाल कौन से आ रहे हैं, और वो सवाल बनाएं अपने मतलब नोट्स को छोड़ें किसी और के बने हुए, खुद बनाएं। फॉर एग्जांपल सवाल आया, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड इन विच केसेस सेकेंडरी एविडेंस कैन बी अलाउड बाय द कोर्ट। एक सवाल है, मैंने एग्जांपल दिया, आप ये सवाल उसके नोट्स अपने बनाएं कि प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, उसका हवाला दें सेक्शन का, और सारा उसमें वो दें। मैं आपको बताऊं, मैंने, अच्छा, पेपर करने का भी तरीका जो है ना, अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं तो आना चाहिए आप लोगों को, किस तरह से आपको हेडिंग दे के अच्छी तरह से लिखना है, और डिफरेंट हेडिंग्स देंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिखा इंट्रोडक्शन, उसमें आपने इंट्रोडक्शन लिखा, या आपने लिखा डेफिनेशन, उसमें आपने डेफिनेशन लिखी, फिर आपने लिखा रिलेवेंट प्रोविज़न ऑफ लॉ, उसमें आप रिलेवेंट प्रोविज़न कि ये प्राइमरी एविडेंस कहाँ पे डिस्कस हुआ है, सेकेंडरी एविडेंस कानून में शहादत ऑर्डर, आर्टिकल फलां, वो सारे अपने। फिर आपने उसमें लिखा कि उसमें डिफरेंस क्या है, फिर आपने लिखा कि इंस्टेंसेस वेयर सेकेंडरी एविडेंस कैन बी गिवन, वो आपने। अब ये 5-6 आपने हेडिंग्स दी, इस तरह से 5-6 हेडिंग्स दे के, और आपने नीचे लिखा, और 2 पेजेस पे हेडिंग आपने दी ब्लू मार्कर से, और लिखा आपने
ब्लैक पेन से। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इतना खूबसूरत लगेगा और पढ़ने वाले को, चेक करने वाले को इतना मज़ा आएगा इसमें कि वो मैं आपको बताऊं, मैंने 5 सवाल करने थे, आई अटेम्प्टेड 4.5 टाइम ख़त्म हो गया, यानी मैंने 4.5 सवाल किए थे एंड आई सिक्योर्ड 63 मार्क्स। अगर उसमें मैं 5 करता, आधा सवाल जो मेरा रह गया वो भी करता तो शायद 70 तक आ जाता। तो इसमें ज़्यादातर जो है वो पेपर करने का पैटर्न जो है, लोग क्या करते हैं, लिखते जा रहे हैं, ना हेडिंग दी ना कुछ दिया, वो उधर ख़त्म हुआ पेज पे, उधर ही दूसरा सवाल शुरू कर दिया। इस किस्म ये नहीं, मतलब ये जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं उनको पता है कि पेपर किस तरह से अटेंड, तो उसके भी बहुत सारा फ़र्क पड़ता है आपकी चीज़ों में। इस तरह से उसमें रिलेवेंट प्रोविज़न ऑफ लॉ की ज़रूर हेडिंग दिया करें कि पता चले पढ़ने वाले को कि इनका वो आप लॉ पढ़ा हुआ है, उसका जो सेक्शन है, जो आर्टिकल है, वो उसका आप हवाला दें। ठीक है, तो इस तरह से आप बैठ के सवाल बनाएं। पास्ट जो है आप फॉर एग्ज़ाम्पल, एक तो जब आप सवाल बनाएंगे ना, जैसे मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस का एग्जाम्पल, अब इस सवाल को आपने पास्ट पेपर से देखा और आपने इसका 1-2 पेजेस का अपने हाथ से बना लिया, एक नोट्स बना लिया अपने। एक तो लिखने की वजह से और पढ़ने, उसको पढ़ा पहले आपने, समझा, फिर अपने वर्ड्स में उसको लिखा और उसका एक सवाल का जवाब बना लिया। ये तो आधा तो आपको हमेशा इसी वजह से याद रहेगा कि आपने खुद उसको लिखा है, और फिर आप 1-2 मरतबा उसको पढ़ेंगे और लिखने की प्रैक्टिस भी करें। रिटन पेपर के लिए लिखने की प्रैक्टिस करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा पास्ट अगर 5 या 7 ईयर्स के या 10 ईयर्स चलें, पास्ट 10 ईयर्स का, आप 2013 में जुडिशल एग्ज़ाम हुआ था, 14 में हुआ था, 15 में हुआ था, फिर मेरे ख्याल में 17 में हुआ था, जो 17 और 18 में, फिर बीच में एक हुआ था, अभी नहीं हुआ। तो अगर 13 से आप शुरू करें, 6-7 एग्ज़ाम्स हो गए, अब 13 से ले लें बस, या 12 से ले लें, या 13 से। 17-18 में हुआ। हाँ, तो आप पास्ट 7 पेपर्स ले लें, उसमें जो भी सवाल हैं वो बना लें, और बाकी जो जनरल स्टडी आप कर रहे हैं वो तो करते रहेंगे। तो ये आपके अच्छा खासा, उसमें से आपके 3 सवाल 4 तो आ ही जाएंगे, उसमें से आपका अच्छी तरह से पेपर, क्योंकि पेपर को एज अ पेपर लेना है, एग्ज़ाम को एज अ एग्ज़ाम लेना है। लोग, मैं इस थियरी को नहीं मानता। हाँ, मैं अपने जूनियर्स को भी कहता हूँ कि भाई जज बनना है तो प्रैक्टिस छोड़ो, लेकिन कुछ लोग इसको रिकमेंड नहीं करते। लेकिन अगेन दिस इज़ माय फार्मूला, आप डिसएग्री कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम कोर्ट्स में जा रहे हैं तो वहीं भी तो कानून है और ये है वो है, सारा हम सीख रहे हैं। मैं इसको नहीं मानता। आप कोर्ट में कानून सीखने नहीं जा रहे, वकालत सीखने नहीं जा रहे, और वो जो प्रैक्टिकल अप्रोच है लॉ की इन कोर्ट्स, वो सीखने नहीं जा रहे। आपको देना है एक एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम जो है वो जो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट्स हैं उस तरह से पास होगा। आप सुबह को निकलेंगे कोर्ट सीनियर से पहले 8 बजे और भागेंगे उधर F ब्लॉक, फिर वेस्ट में, फिर उधर, फिर आप वापस आएंगे, शाम को ऑफिस जाएंगे, घर आएंगे, आप तो सो जाएंगे, आपको एनर्जी बचेगी ही नहीं, तो आप पढ़ नहीं सकते। तो उस थोड़ा सा उसके लिए आपको वो करना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर आप हर कितने सवाल आते हैं पेपर में अभी? नहीं, रिटन पेपर में कितने सवाल आते हैं? 10 आते हैं सर। ए करें या बी करें, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में 2 होंगे, कोई भी एक करें, इस तरह से हर पेपर। ठीक है, तो इस तरह से 10, तो पिछले अगर आप 6-7 पेपर तो 70, आप कोई 50-60 क्वेश्चंस इस तरह से बना लें। जो मैं आपको हर रोज़ बैठ के आप 5-6 घंटे अगर पढ़ेंगे तो आप 6-7 सवाल हर रोज़ बना सकते हैं। तो जब अब ये हम पहुँचे हैं रिटन, आपने क्वालिफाई कर लिया MCQ, उसके बाद अभी 20 दिन हैं। किसी ने कहा कि 20 दिन मिलते हैं, अभी इन बीच वाले 20 दिनों की बात हो रही है। अभी आपका आ गया, आपने इस तरह से तैयारी कर ली, 60-70 कोई सवाल बना लिए, उनको आपने
पढ़ा, फिर समझा, फिर लिखा, फिर उस अपने लिखे हुए नोट्स को फिर पढ़ा, फिर लिखने की प्रैक्टिस की 1-2 मरतबा, तो वो आपको बड़े मज़े से अच्छी तरह से आ जाए। आप जाके बैठ गए एग्ज़ाम में और आप पास हो गए विथ फ्लाइंग कलर्स। एटलीस्ट 63 से तो ज़्यादा ही लेंगे आप। तो अब हो गया इंटरव्यू। आजकल वो जब हमारा इंटरव्यू हुआ था तब इन्होंने ये किया था कि वो 4 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू हर रोज़ लेते थे। मतलब अब इंटरव्यू कम ही लेते हैं, ज़्यादा कोई ऐसा 10-12 का नहीं लेते, 4-5 का इंटरव्यू लेते, ज़्यादा से ज़्यादा 5। तो इसलिए काफ़ी लंबा भी चलता है इंटरव्यू। तो हमारे शायद जनवरी से शुरू हुए थे, तो फरवरी के मिड में कहीं मेरा नंबर आया था। तो और हमारे अप्रैल तक चले थे, जनवरी से अप्रैल तक इंटरव्यूज़, क्योंकि 4 वो हर रोज़ ले रहे थे, इससे ज़्यादा नहीं। अब आ गया इंटरव्यू। अब एक तो आप इंटरव्यू में बताना है। देखें, हर MCQ की तैयारी हम उस तरह से कर रहे थे, रिटन की हम उस तरह से कर रहे थे, लिख के और पढ़ के। अब आपको इंटरव्यू में क्या करना है, चीज़ें बतानी हैं। आप उसको लिख सकते हैं, बता नहीं सकते, काम का नहीं है। आप ये नहीं कह सकते इंटरव्यू में, सर ये मुझे कागज़ दे, मैं लिख के देता हूँ आपको, ये नहीं, आपको बताना है। तो उसके लिए आपको बताने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब बैठ जाएं ग्रुप्स में, एक दूसरे से पूछें ये चीज़, ये सवाल, और उसका प्रॉपर, जिस तरह से अभी थोड़ा मैंने डिस्कस किया कि आप किस तरह से बताएंगे, वो उस तरह से आप प्रॉपर आंसर बताने की कोशिश करें। मुझसे पूछा सजाद अली शाह साहब ने, फादर डाइज लीविंग बिहाइंड 2 sons and 2 daughters as his legal heirs and a property of ₹100, how it will be distributed? मैंने कहा, my lord, it will be distributed in a way that each son will get twice as that of a daughter. बात ख़त्म हो गई। अच्छा, मैं फिर थोड़ा अपने जहन में कैलकुलेट कर रहा था कि ₹100 में से किस तरह आएगा, तो वो खुद ही उन्होंने कह दिया कि लीव इट। मैं थोड़ा समझ गया कि वो सोच रहे हैं कि किस तरह से कैलकुलेट, एक बेटे को कितना आएगा, बेटी को कितना आएगा। उन्होंने कहा, लीव इट, यू टोल्ड मी द रूल, रेस्ट इज़ जस्ट कैलकुलेशन। तो मतलब आपको, वो कहते हैं ना, हिट द नेल ऑन द हेड, इस तरह से आपको स्पॉट ऑन, इस तरह का आंसर देना है, ना एक लफ्ज़ ज़्यादा ना एक लफ्ज़ कम, तोल के, सोनार की तरह तोल के आपको जवाब देना है, बस बात ख़त्म हो गई। लेकिन वहाँ पे सवाल में तो एक्चुअली लीड वाला आ जाता है ना, एग्जैक्ट वहाँ पे लग जाता है, नहीं आती। तो ये इस तरह से जितना आप अब ये तब होगा जब आपके कॉन्सेप्ट चीज़ों के बारे में क्लियर हो। तो इंटरव्यू में ये एक करें, और एक आपको इंटरव्यू का गोल्डन रूल बताता हूँ। एक कुछ सवाल होते हैं जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं, वो कोई 100 के करीब सवाल वो आप बना लें अपने पास, शॉर्ट, मतलब डेफिनेशंस, वो ऐसे नहीं। जैसे ये है, व्हाट इज़ स्टॉपिल, ठीक है, वो व्हाट इज़ रेस जेस्चाय, व्हाट इज़ रेस जुडिकेटा, व्हाट इज़ रेस सब जुडिस, ये इस किस्म की चीज़ें। और एक वो आता है उसमें ट्रांसफ़र, ये हाँ, पिलिया वैलेबाय, यहाँ उसमें ट्रांसफ़र ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं। लिस्ट पेंडेंस, व्हाट इज़ लिस्ट पेंडेंस, तो ये होता है ना, हाँ, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, हाँ। तो ये आप, ये जो लिस्ट पेंडेंस और ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई, इस किस्म की चीज़ें जो लीगल प्रिंसिपल्स की बातें हैं, ये कोई 100 के करीब सवाल बनेंगे। आप ये ढूंढें और ये आप बना के इनको रट लें। ये इनमें से बहुत सारे पूछे जाएंगे आपसे भी, क्योंकि रिपीट होते हैं ना चीज़ें। What are the grounds of Order 7 Rule 11? What are the grounds of, what is Order 10, Order 7 Rule 10? इस तरह से। What are the grounds of Order 13 Rule 1 and 2? ठीक है,
ये जो शॉर्ट, ये लेकिन शॉर्ट, इसमें वो नोट्स नहीं बनेंगे 2 पेजेस के, 1 लाइन 2 लाइन्स, मैक्सिमम 3 लाइन्स। तो इस तरह से आप वो 100 के करीब सवाल भी बना लें। बाकी चीज़ों को पढ़ते रहें अच्छी तरह से कॉन्सेप्चुअल, लेकिन ये 100 के करीब सवाल जो आपके ये सवाल आपको काम आएंगे वहाँ पे। ये सारी जो बेसिक डेफिनेशंस हैं इन सब के आप लिख लें डेफिनेशंस। अच्छा, वो उसमें बहुत सारे आते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, बेली, बेलर, बेलमेंट, व्हाट इज़ बेलमेंट, इंडेमनीफायर, ये सारी रट लें। उनकी डेफिनेशंस वहाँ लिखी हुई हैं, वो सारी रट लें। एज इट इज़ रट नहीं पड़ती ना, डेफिनेशन तो एज इट इज़ रट नहीं पड़ती, और क्या करें। लेकिन देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, उसको समझना ज़रूरी है। चतुर की तरह मेमोराइज नहीं करना है, पता ना हो कि क्या, क्यों, इसलिए कि अगर आप उसको समझेंगे नहीं, आप पहले उसको कॉन्सेप्ट को समझें कि बेलमेंट क्या है, इंडेमिनिटी क्या है, कि उसको समझें। अगर समझेंगे नहीं और ऐसे आपने रट्टा लगा लिया, 1 सेकंड में वो पकड़ लेंगे कि ये रट्टा है, ये मतलब खाली रट्टा है। और फिर वो क्या करते हैं, फिर कहते हैं कोई एग्जाम्पल बताओ, तो आप फंस जाएंगे। या उसमें से सवाल में से आगे चल के एक और सवाल करेंगे तो ये एक मेरे हिसाब से, मेरा जो गोल्डन रूल है उस हिसाब से आप इस तरह से अगर तैयारी करेंगे चीज़ों को, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। क्योंकि एग्ज़ाम की नौयत के हिसाब से लोग वो करते रहते हैं, मतलब ऐसी चीज़ों को पढ़ते रहते हैं, MCQ को पर्टिकुलरली तैयारी नहीं की, ऐसे लॉ को पढ़ते रहे, पता चला MCQ 50 मार्क्स ले ही नहीं सके। लॉ में लिए 30 और उधर इंग्लिश और MCQs को सही तरह से देखा ही नहीं, जनरल नॉलेज के, और उसमें से वो। तो इस तरह से ये आप इन चीज़ों को इस तरह से फॉलो करेंगे तो आपको अफाका होगा। एनी क्वेश्चंस? लेडीज़ फर्स्ट। There is no difference in this profession. Ladies भी वकील है, मेल भी वकील है, बाकी ladies first. वो मेरे ख्याल में 3 हैं, मुझे जो याद पड़ रहा है। स्टेपल बाय डीड है, एक स्टेपल बाय रिकॉर्ड है, ठीक है, एक है स्टेपल बाय रिकॉर्ड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे आप कोर्ट में आपके खिलाफ जजमेंट आ गई, ठीक है, आपने जो है वो उस जजमेंट को चैलेंज ही नहीं किया, ठीक है, अपील का टाइम गुजर गया। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो इस जजमेंट को नहीं मानता था, मतलब ये तो मेरे खिलाफ थी, मैं तो इसको, मतलब ये तो मेरे खिलाफ थी, मैं तो इसको नहीं मानता। आपने स्टॉपल कर दिया उसको चैलेंज ना करके। अगर आप उस खिलाफ थी तो इसको कहते हैं स्टॉपल बाय रिकॉर्ड। एक है स्टॉपल बाय डीड, अगर आप कोई डीड साइन करते हैं उसमें आप अपने कोई राइट्स दे देते हैं, तो फिर आप उसको वो रिक्लेम नहीं कर सकते कि नहीं ये तो इस तरह से नहीं है, या मैं नहीं मानता, यहाँ आपने वो डीड कर दिया। तीसरा भी कोई है इस वक्त मेरे से? हाँ, वो होता है पायस, PIAS, यही है, यही। आप कुछ पूछ रहे थे? मेजर जो लॉज हैं इनको फोकस किया जाए ज़्यादातर, जिस तरह अभी तो 2 years प्रैक्टिस वगैरह भी है, ज़्यादातर रिटन के हवाले से, वाइवा के हवाले से, इनिशिएट के हवाले से, क्योंकि डिफरेंट ओपिनियन से सेम के प्रीवियस में नेम भी आया और डिफरेंट ITC के भी लॉज आए। CPC CRPC का नहीं, देखें आप वो एक्ट से टोटल तकरीबन ना प्रैक्टिस के हिसाब से हमें से रिलेटेड प्रीवियस से हमने देखे जो लिस्ट बनाई है, वो 45 लॉज नहीं, वो देखें, वो एक, अब देखें आप कह रहे हैं 10 सवाल आते हैं, 10 सवाल में से एक सवाल अगर आ भी गया, अब देखें जनरली चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, आप उसको फॉलो करें। रिटन में तो 15 लॉज आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15। जो ये मेजर हैं आपके सामने हैं, ये CPC CRPC कानून शहादत, आपका PPC और लैंड एक्विजिशन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, यही है मेन जो हैं, यही है, इनको आप देख।
प्रिंसिपल सेट होते हैं जिस तरह रिमांड का है, बेल में, तो हमने ये केस लॉज मेंशन करना ज़रूरी है? मेंशन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है लेकिन कर सकते हैं। बाद दफ़ा आप जितना अच्छा लिखेंगे ना उतना देखने वाले को पसंद आएगा। बाद दफ़ा जो चेकर होता है जस्टिस है वो भी उसका उस जजमेंट से डिफरेंट ओपिनियन भी तो हो सकता नहीं है। नहीं, जजमेंट से डिफरेंट होता है। जरूरी भी तो नहीं है ना कि हम मेंशन करें। नहीं नहीं, ज़रूरी नहीं है ना, ज़रूरी नहीं है। प्रोविज़न ऑफ लॉ आपने लिख दिया काफ़ी है। अगर पूछता है आप पे इस पे कोई केस लॉ, लेकिन ये आपसे नहीं पूछेंगे, इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे कि आप उस पर कोई केस लॉ बताएं ये वो। सर मोस्टली ये कन्फ्यूज होती है कि काफ़ी स्टूडेंट को आदत होती है ज़्यादा लिखने की, कि जो है मतलब 8-10 पेज घंटे, तो उसके अबाउट आप क्या करेंगे? उसमें आप लिखेंगे इतना जितना आपको टाइम अलाउ करता है, ठीक है। आप ये प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जैसे आपने एक सवाल बनाया ना, मैंने आपको बताया, अब आप उस सवाल को लिख रहे हैं, आप लिखें अपने नॉर्मल स्पीड में, उसको लिखने की कोशिश करें और फिर टाइम पे चेक करें कि आपने कितना, उसमें कितना टाइम लगता है। तो आपका पेपर कितना 2 घंटे का होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, तो आप उस हिसाब से अपना डिवाइड कर लें और टाइम पे नज़र रखिएगा। मेरी तरह नहीं कि आधा सवाल रह गया, टाइम पे आप नज़र रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल 1.5 आपको 1 घंटा गुजर गया है तो आप देखें कि आपने 1/3 पेपर कर लिया है। इट मीन्स यू आर गोइंग विथ गुड स्पीड। और आपका 1.5 घंटा गुजर गया, आधा टाइम गुजर गया, तो आपने आधा या आधे से ज़्यादा 5 सवाल करने हैं तो 3 सवाल आपने कर लिए हैं, क्योंकि आपको आखिर में थोड़ा चेक भी करना पड़ेगा और चीज़ों को, तो 15 मिनट आप उसके लिए रख लें। तो इस तरह से वो आप प्रैक्टिस करें, मतलब एग्ज़ाम को आप एग्ज़ाम की तरह लें। ये ऐसे तैयारी करें बाकायदगी से, जैसे तैयारी मतलब उसकी होती है, हर चीज़ पे नज़र। हाँ, 5 नंबर के लिए इतना जितने से 4 नंबर मिल जाए। आप देखें, आपको 5 सवाल करने हैं 3 घंटे में, ठीक है, और हर सवाल के कितने मार्क्स हैं? 20 मार्क्स हैं हर सवाल के। तो एक सवाल आपको कितने में करना चाहिए? नहीं मैं आ रहा हूँ उस पर, कैलकुलेशन वो सारा आ जाए। 15 मिनट्स नहीं उससे ज़्यादा, 35 में चलें, आप उसमें 30 मिनट्स रख लें। 30 मिनट्स में आप एक सवाल आधे घंटे में आपको करना चाहिए। अगर आधे घंटे में आपको एक सवाल 20 नंबर का करना चाहिए तो 15 मिनट में आपको 10 नंबर का और 7.5 मिनट में आपको 5 नंबर का। 7.5 मिनट में आप जितना लिख सकती हैं उतना 5 नंबर का जवाब होना चाहिए, क्योंकि आपका टाइम मैटर करता है ना। वो नहीं देखें, पेपर बनाने वाला आपको जब 3 घंटे में 5 सवाल करने को कह रहा है, इसका मतलब उसके माइंड में है कि आप इतना लिखें जितना 3 घंटे में लिखा जा सकता है, उससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते। आप कोई थीसिस नहीं लिख सकते, तो ये उस हिसाब से आप टाइम कैलकुलेट कर लें। एनीथिंग एल्स? थैंक यू वेरी मच। ये अब कानून सेक्शंस बार बार पढ़ें तो याद आएंगे। एक बंदा बिठाएं जो आपसे पूछता रहे कि फ़लाँ चीज़ कौन से सेक्शन में है, फ़लाँ चीज़ कौन से सेक्शन में, और बादाम खाएं। थैंक यू वेरी मच।